हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायो संकल्प एकेडमी के अंदर। आज हम बॉटनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। इसमें से मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बार तो 4 क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए ये एक हाई वेटेज चैप्टर माना जाता है। और इस चैप्टर के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं, जैसे कि डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया, जीन का एंड क्रोमोसोम है, डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, जीन का रेगुलेशन है, से कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जो है ये इस चैप्टर में आते हैं। बहुत बार बच्चों को ये चैप्टर बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, लेकिन देखा जाए तो इतना हार्ड है नहीं। ये एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको इस चैप्टर की आ जाए तो ये सबसे आसान चैप्टर बन सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर। पिछले चैप्टर के अंदर, इसका जो पिछला चैप्टर है बॉटनी के अंदर, जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें मेंडल ने फैक्टर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फैक्टर क्या शो करता है, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शो करता है। लेटर ये फैक्टर जो है, लेटर factor is identified as deoxyribonucleic acid। बाद में पता चला कि मेंडल जिस फैक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे वो और कुछ नहीं, तो वो क्या है, डीएनए होता है। 100 ऑफ ईयर्स की रिसर्च इसमें लगी, इन्वेस्टिगेशन इसमें लगा है, तब जाकर पता चला कि डीएनए क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो बेसिकली डीएनए जो है ये एक न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड जो है इसे पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड को पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये 2 टाइप का होता है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये 2 टाइप का है, ठीक है, जिसमें पहले अगर हम बात करें तो जो हमने देखा है दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम कह रहे हैं। और दूसरा जो होता है इसे राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। इन शॉर्ट में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को डीएनए कहा जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड को आरएनए कहा जाता है। तो ये 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर, मोस्ट ऑफ कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, कई सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये किसकी तरह काम करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो वही राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ये भी कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। कुछ वायरसेस के अंदर ये किसका काम करता है, जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये जेनेटिक मटेरियल की तरह क्या करता है, काम करता है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, तो कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए ये क्या कर सकता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है। आरएनए ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन RNA has 3 different types। आरएनए के फंक्शन के बेसिस पर 3 अलग टाइप आते हैं, जिसमें सबसे पहला एमआरएनए है।
एमआरएनए जो कि क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जो डीएनए के ऊपर होता है उस डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है इन फॉर्म ऑफ एमआरएनए, और उस इंफॉर्मेशन से क्या बनाया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है। दूसरा जो है ये आरआरएनए, जिसे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। राइबोसोमल आरएनए ये स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक फंक्शन में काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में दो अमीनो एसिड को ज्वाइन करने का काम, दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम कौन करता है, राइबोसोमल आरएनए करता है। और थर्ड जो है ये ट्रांसफर आरएनए, जिसे टीआरएनए भी कहा जाता है। तो ट्रांसफर आरएनए ये अडैप्टर मॉलिक्यूल है, ये अपने सर के ऊपर अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है प्रोटीन सिंथेटिक साइट पर। तो हमने कहा कि ये तीन मॉलिक्यूल होते हैं। एक एमआरएनए है जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। क्या फंक्शन है, सो कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको कैरी करता है। दूसरा जो है ये आरआरएनए है। आरआरएनए इसे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। राइबोसोमल आरएनए क्या काम करता है, हमने कहा कि ये स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक फंक्शन करता है। और थर्ड जो है ये टीआरएनए, जिसे ट्रांसफर आरएनए भी कहा जाता है। ये क्या करता है, एक्ट एज अडैप्टर मॉलिक्यूल, अडैप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है साथ में। और इसी को हम कहते हैं कि ये ट्रांसफर्स अमीनो एसिड्स एट प्रोटीन सिंथेटिक साइट। तो टीआरएनए जो है ये क्या करता है, अमीनो एसिड्स को कहां पर ट्रांसफर करने का काम कर रहा होता है, प्रोटीन सिंथेटिक साइट पर ट्रांसफर करने का जो है ये क्या कर रहा होता है, काम कर रहा है। तो हमने कहा कि टोटल 3 टाइप के आरएनए होते हैं। पहला जो है ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करता है। दूसरा जो है ये क्या है, राइबोसोमल आरएनए है, जो कि क्या करता है, स्ट्रक्चरल कैटालिटिक फंक्शन करता है। तीसरा जो है ये अमीनो एसिड्स को कहां पर ट्रांसफर करने का काम कर रहा होता है, प्रोटीन सिंथेटिक साइट पर ट्रांसफर करने का काम कर रहा होता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, अडैप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें अलग अलग प्रोसेसेस पढ़ने हैं। कहेंगे कि पूरे चैप्टर के अंदर द की पॉइंट्स व्हिच वुड बी कवर्ड, so key concepts जो इसमें कवर किए जाने वाले, पहला डीएनए स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। दूसरा हम रेप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जहां पर डीएनए से डीएनए सिंथेसाइज किया जाता है। तीसरा हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जहां डीएनए से क्या बनाया जाता है, ये एमआरएनए बनाया जाता है। फिर हम ट्रांसलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन के अंदर हम एमआरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। फिर हम इसमें जीन रेगुलेशन के बारे में भी बात करेंगे कि जीन हमेशा जो है ये प्रोटीन ही बनाता रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरत होने पर जीन क्या कर सकता है, प्रोटीन बना सकता है, तो जरूरत ना होने पर प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप भी कर सकता है। तो जैसे लाइट ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच होता है कि जरूरत होने पर लाइट लगा दो, तो जरूरत ना होने पर लाइट को ऑफ कर दो, तो वो स्विच रेगुलेशन का काम कर रहा है। उसी तरीके से ये जीन को भी क्या किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। फिर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि जीनोमिक्स कितना एडवांस हो चुका है, जहां पर हमने कंप्लीट ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया है, सीक्वेंस कर आइडेंटिफाई किया है कि कौन से जीन का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स जो है ये हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर के अंदर कवर करें। पूरे चैप्टर में ये पॉइंट्स जो है हमें पढ़ने हैं।
आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है और कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड्स द डीएनए, डीएनए के बारे में हम बात कर रहे हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। सो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करने वाले। अब डीएनए जो है इट इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए इज नोड ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसमें कई सारे न्यूक्लियोटाइड जो ये एक दूसरे को ज्वाइन हुए हैं और ज्वाइन होकर क्या बनाया है, इन्होंने एक चेन बनाई है जिसे हम क्या कह रहे हैं, ये डीएनए कह रहे हैं। और डीएनए की लेंथ है, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर क्या करती है, डिपेंड करती है। सो द लेंथ ऑफ डीएनए डिपेंड्स ऑन number of न्यूक्लियोटाइड्स, कि किसी डीएनए के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, इस पर यह डिपेंड होता है कि डीएनए की लेंथ कितनी ज्यादा होगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम अगर बात करें तो एग्जांपल में, जैसे सपोज ये यहां पर हम ऑर्गेनिज्म लिख रहे हैं और यहां पर जो है ये हम नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लिखते हैं। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी ने डेटा हमें दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी के अंदर जैसे हमें दिया हुआ है, सबसे पहले ये 5x174 ये एक बैक्टीरियोफेज है। तो इसके अंदर लगभग हमें देखने को मिलते हैं कि 5386 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स एंड बेस पेयर्स, बात करेंगे उसके बारे में। सेकंड जो है एग्जांपल हमें दिया हुआ है वो लैम्डा बैक्टीरियोफेज के बारे में दिया हुआ है। लैम्डा बैक्टीरियोफेज, इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये 48,502 बेस पेयर्स इसमें देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट में से बीपी कहा जाता है, बेस पेयर्स। थर्ड जो है ये ई कोलाई दिया हुआ है, एस्चेरिशिया कोलाई नाम का एक ये बैक्टीरिया है। इसमें 4.6 इंटू 10⁶ क्या प्रेजेंट होते हैं, बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फोर्थ, ये ह्यूमंस के बारे में बात की गई है। तो ह्यूमंस में होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस के अंदर हमें 3.2 इंटू 10⁹ बेस पेयर जो है, इतने बेस पेयर क्या होते हैं, ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है ये क्या प्रेजेंट है, अलग अलग प्रेजेंट है। तो जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक बैक्टीरियोफेज है जिसका नाम क्या है, तो हमने कहा कि ये 5x174 बैक्टीरियोफेज है। इसमें सिर्फ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड होगा जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे। और न्यूक्लियोटाइड्स ये कितने होंगे, तुमने 5386 न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा से लेकर ये जो तीनों एग्जांपल दिए हुए, इसमें क्या है कि ये दो स्ट्रैंड्स है, ये पहला ये दूसरा, ये एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एडेनिन थाइमिन के साथ में, तो ये दो न्यूक्लियोटाइड जो एक दूसरे से क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। तो ऐसे कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, तो हमने कहा लैम्डा बैक्टीरियोफेज के अंदर 48,502 न्यूक्लियोटाइड्स जो ये पाए जाएंगे। ई कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर पाए जाएंगे। और ह्यूमंस के अंदर हैप्लॉइड
ये क्या है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हैप्लॉइड सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो कितने होंगे, तुम कह रहे हैं ये 3.2 × 10⁹ बेस पेयर जो है ये इतने होते हैं। तो डिप्लॉयड का जब पूछा जाएगा मोर एक्यूरेटली एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में इसे 3.3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। तो जब आप इसे डिप्लॉयड सेल के कंटेंट के बारे में पूछा जाए, कभी पूछ सकता है किसी सोमैटिक सेल के बारे में, जैसे हेयर सेल के बारे में पूछ सकता है, या किसी मसल के बारे में पूछ सकता है, तो बाकी गैमेटिक सेल्स को अगर छोड़ दिया जाए, यानी कि जैसे ह्यूमंस की बात करें तो स्पर्म को या सेकेंडरी oocyte को छोड़ दिया जाए, तो यही सेल सिर्फ क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। बाकी सारी सेल हमारी बॉडी के अंदर कैसे होती है, डिप्लॉइड होती है। तो हमारी बाकी किसी भी सेल के बारे में पूछ लिया जाए कि उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे, तो एक स्ट्रैंड के अंदर कितने, टोटल हैप्लॉइड सेल के अंदर कितने होते हैं, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, तो दो के अंदर कितने हो जाएंगे, ये 6.6 × 10⁹ बेस पेयर जो है ये काउंट जो है हो जाएगा, ठीक है, किसमें, डिप्लॉइड सेल के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्चुअल डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए जैसे हमने कहा, ठीक है, सो यहां पर एनसीईआरटी ने जो हेडिंग दी है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, ये एनसीईआरटी का हेडिंग है, ठीक है, कि हमें पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का क्या पढ़ना है, ये स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। तो हमने कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल सपोज कि यहां पर ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ये ए न्यूक्लियोटाइड है, ये बी न्यूक्लियोटाइड से जो है ये क्या होगा, ज्वाइन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये क्या बनती जाएगी, ये चेन बनती जाएगी, इस तरीके से यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड्स की क्या बनती जाएगी, चेन बनती जाएगी। सपोज दिस इज वन, इसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। तो ये जो इसी पूरे इसको क्या कहा जाएगा, दिस इज चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये क्या हो जाएगा, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और इसी चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरीके का होता है, डिफरेंसेस है जो कि डीएनए और आरएनए के बीच में, उसको बाद में बात करेंगे। अभी हम कह रहे हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, तो हमने कहा कि ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है, ठीक है। सो हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड को अगर देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड हमने कहा कि इट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, ये 3 कंपोनेंट्स से बना हुआ है, ठीक है। नेमली कौन कौन से कंपोनेंट है, पहला इसमें पाया जाता है पेंटोज शुगर, क्या है, पेंटोज शुगर है। दूसरा इसमें पाया जाता है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा इसमें पाया जाता है ये फॉस्फेट, ठीक है। मोर एक्यूरेटली फॉस्फोरिक एसिड होता है, लेकिन वो अपने प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फेट के अंदर, उसमें कॉन्जुगेट बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या होता है, फॉस्फेट होता है। तो ये 3 कंपोनेंट से, केमिकल कंपोनेंट से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो क्या है, राइबोज शुगर है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, राइबोज शुगर दिया है। बात करते हैं इस राइबोज शुगर के बारे में, ठीक है। ये जो राइबोज शुगर है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सो पहले केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो है पेंटोज शुगर। वो क्या है, पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर नाम से ही पता चल रहा है कि कितने कार्बन की होगी, ये 5 कार्बन शुगर होती है। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं,
ठीक है। और इसमें दो अलग अलग शुगर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि ये एक शुगर है 5 कार्बन की, ये H OH H OH H OH CH2OH और ये H। तो ये एक शुगर है जिसे क्या कहा जाता है, राइबोज शुगर कहा जाता है। दिस इज राइबोज शुगर। हमने कहा कि इसी की एक मॉडिफाइड शुगर होती है, इसी को मॉडिफाई कर एक और शुगर बनाई जाती है, H OH H H H OH CH2OH और H। नंबरिंग अगर इनको दे दे तो नंबरिंग देने से हमें पता चलेगा, यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन है, पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है और ये पांचवा कार्बन, ठीक है। ऐसे 5 कार्बन की क्या होती है, शुगर होती है। यहाँ भी ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है और ये पांचवा कार्बन है। तो क्या आप कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस इसमें ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। आपको एक 5 सेकंड का समय देता हूं, दोनों स्ट्रक्चर देखकर बताइए कि क्या इसमें आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है। तो अगर आपने इस डिफरेंस को ढूंढ लिया होगा तो बात करते हैं, यहां पर जो सेकंड प्राइम पोजीशन होती है, जो सेकंड कार्बन पोजीशन है इन दो शुगर्स के अंदर, वहां पर एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और वो डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है, तो यहां पर ये जो शुगर है ना, इस राइबोज शुगर के सेकंड कार्बन पोजीशन पर यहां पर एक ग्रुप देखने को मिल रहा है जो कि क्या है, OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है। जबकि ये जो शुगर है, इस शुगर के अंदर यहां पर सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर एक ऑक्सीजन क्या है, कम है, ठीक है। जो बायोमोलिक्यूल्स में हमने कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या होते हैं, ये CnH2nOn का फॉर्मूला होता है। ये N जो है नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। तो अगर इसमें 5 कार्बन डाल देते हैं तो ये H 2 into 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है ये C5H10O5, ये एक राइबोज शुगर के अंदर, अल्डिहाइडिक शुगर के अंदर ये होना चाहिए। इसकी अगर हम बात करेंगे, अब इसमें 5 कार्बन तो है, C5 तो है, लेकिन H जो है वो 2N और ये 5 भी है, ठीक है। मल्टीप्लाई इसे 5 से करेंगे, सो मल्टीप्लाइड बाय 5। लेकिन ऑक्सीजन अगर देखेंगे तो यहां पर 1 2 और ये 3 और ये 4 ही ऑक्सीजन रहेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये C5H10O4 हो जाएगा। जबकि एक्चुअल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अल्डिहाइडिक शुगर का C5H10O5 होना चाहिए। इसका मतलब ये नॉर्मल शुगर तो है नहीं, क्योंकि ये जनरल फॉर्मूला को क्या नहीं कर रही है, ओबे नहीं कर रही है। तो ये जो शुगर होती है ये क्या कही जाती है, मॉडिफाइड शुगर कही जाती है। और इसी मॉडिफाइड शुगर का नाम जो है वो क्या है, हम जानते हैं, जिसे सेकंड कार्बन पोजीशन पर ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है। जब कभी भी बायोलॉजी के अंदर किसी शब्द के आगे डी लग जाएगा वो रिमूवल के लिए होता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, डी ऑक्सी, है ना, कि रिमूवल ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। कौन सी वाली शुगर से कराया, राइबोज वाली शुगर से कराया। तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, डी ऑक्सी राइबोज शुगर हो जाएगा, ठीक है। तो और राइबोज शुगर जो होती है ये कहां प्रेजेंट होती है, हमने कहा प्रेजेंट इन आरएनए, ये आरएनए के अंदर होता है। और डीऑक्सीराइबोज शुगर ये कहां पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन डीएनए, ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। तो कोई अगर डीएनए और आरएनए के बीच का एक कोई डिफरेंस पूछे तो पहला डिफरेंस तो यही है उसका शुगर का। राइबोज शुगर के अंदर सेकंड प्राइम पोजीशन पर, सेकंड कार्बन पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जबकि डीएनए वाली डीऑक्सीराइबोज शुगर के अंदर सेकंड कार्बन पोजीशन पर ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। जो सेकंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट है न्यूक्लियोटाइड का वो कौन सा है, तो हमने कहा कि ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। क्या है, नाइट्रोजन बेस है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये कही जाती है, द केमिकल कंपोनेंट्स व्हिच कंटेन्स नाइट्रोजन एंड व्हेनेवर दैट केमिकल constituents are
suspended into water they make a alkaline solution, basic solution, and therefore they called as a nitrogenous bases. ऐसे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जिनके पास में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और इनको पानी में डालने के बाद में जब कभी भी क्या बनाएंगे, अल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इन्हें क्या कहा जाता है, ये नाइट्रोजन बेस कहा जाता है। दो टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस जो है ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। पहले जो है इन्हें pyrimidine कहा जाता है, या पहले जो है इन्हें हम प्यूरिन्स कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज प्यूरिन, ये प्यूरिन है, ठीक है। और दूसरे जो है इन्हें क्या कहा जाता है, pyrimidines कहा जाता है, ठीक है। तो प्यूरिन्स के अंदर ये पहली बात तो डबल मेम्ब्रेन रिंग होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन रिंग पाई जाती है। ये हम क्लास 11 के बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके, बस रिवाइज करा रहा हूं कि डबल मेम्ब्रेन रिंग होती है। इस तरीके से इनकी रिंग जो है ये प्रेजेंट होती है, इस तरीके से इनका बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, ये किस तरीके से इनका जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और पिरिमिडीन्स के अंदर हमने कहा कि यहाँ पर क्या होती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन रिंग होती है, सिंगल मेम्ब्रेन रिंग इसमें पाई जाती है। और इसका स्ट्रक्चर जो है ये कुछ इस तरीके से होता है, तो इस तरीके से जो है इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। अब प्यूरिन्स के अंदर दो एग्जांपल दिए हुए हैं, जो कि एडेनिन है, एडेनिन होता है, दूसरा जो है ये क्या होता है, ग्वानिन होता है, ठीक है। इन शॉर्ट में इसे ए और इन शॉर्ट में इसे क्या कहा जाता है, जी कहा जाता है। और इनकी बातें बोथ कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए के और आरएनए के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं, कॉमन होते हैं, ठीक है। वही अगर ये एग्जांपल्स है इसके, ठीक है, पिरिमिडीन्स के एग्जांपल्स देखेंगे तो इसमें पहला जो है ये साइटोसिन है, साइटोसिन ये भी कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए के अंदर साइटोसिन जो होता है ये कॉमन होता है। सेकंड जो है ये यूरासिल, यूरासिल ये सिर्फ आरएनए में होता है, प्रेजेंट इन आरएनए नॉट इन डीएनए, तो डीएनए के अंदर यूरासिल एब्सेंट होता है। और तीसरा जो है ये थाइमीन है, थाइमीन जो है ये सिर्फ डीएनए के अंदर होता है, प्रेजेंट इन डीएनए। सो हम ये कह सकते हैं इन डीएनए इंस्टेड ऑफ यूरासिल थाइमीन इज प्रेजेंट और थाइमीन इज एब्सेंट, और सॉरी यूरासिल इज एब्सेंट। अब आरएनए के बारे में हम कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ थाइमीन यहां क्या होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है, तो हम कह सकते हैं आरएनए के अंदर क्या होता है, थाइमीन एब्सेंट होता है। तो सिंपल शब्दों में कहेंगे तो यूरासिल आरएनए के अंदर प्रेजेंट है, डीएनए के अंदर एब्सेंट है। वही थाइमीन जो है ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट है और आरएनए के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस है। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये जाकर किसके साथ में अटैच होते हैं, ये शुगर के साथ में जाकर अटैच होते हैं, ठीक है। सो यहां पर ये शुगर है, ये शुगर है, और शुगर के फर्स्ट कार्बन पोजीशन पर यहां पर सपोज मैं एडेनिन का स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है। ये NH2 जो है यहां पर प्रेजेंट होगा, ये N और ये स्ट्रक्चर, तो ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है, दिस इज एडेनिन स्ट्रक्चर, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर जो है ये किसके साथ में अटैच होगा, ये एडेनिन ये शुगर के साथ में अटैच हो जाएगा। यहाँ पर ये H OH और यहाँ पर ये CH2OH है और ये H, ये राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर को क्या अटैच हुआ, नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ। कौन से वाले कार्बन पोजीशन पर, तो हमने कहा कि ये फर्स्ट कार्बन पोजीशन पर क्या अटैच होता है, नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। The bond which is present between a sugar and the nitrogenous base is called as a N-glycosidic bond। जब कभी भी शुगर के साथ में कोई क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, तो वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। और यहाँ पर नाइट्रोजन एलिमेंट जो नाइट्रोजन एटम जो है ये क्या कर रहा है, बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, N-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाएगा। तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में ये क्या है, राइबोज शुगर है, ये राइबोज शुगर है, और ये क्या है आपका नाइट्रोजन बेस है, जो कि क्या है, ये मोर एक्यूरेटली ये क्या है, एडेनिन है। तो
शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब एक दूसरे को अटैच होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड नहीं बना अभी तक, न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बनेगा, जिसमें क्या होगा, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट भी आएगा। अभी सिर्फ क्या हुआ है, शुगर को क्या अटैच हुआ है, तो हमने कहा कि नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ है, ठीक है। तो ये जो है, ये फिगर किसका हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब न्यूक्लियोसाइड के बारे में अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा, ठीक है। सो ने कहा कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियोसाइड प्यूरीन का है तो सफिक्स जो है ये SINE लगता है, और अगर न्यूक्लियोसाइड ये पिरिमिडीन का है तो उसके नाम के पीछे जो लगता है उसे सफिक्स कहा जाता है, वो क्या लगेगा, DINE लगेगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए एक एग्जांपल की तौर पर, ये एग्जांपल है, शुगर के साथ में प्लस ये एडेनिन अटैच हो गया, शुगर प्लस एडेनिन है, तो इसे क्या कहेंगे, एडेनिन प्यूरिन है, तो इसे एडेनोसिन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एडेनोसिन कहा जाएगा। अगर ये शुगर क्या है, राइबोज शुगर होगी, ठीक है। ये शुगर कौन सी होगी, ये राइबोज शुगर अगर है तो राइबोज शुगर के लिए ये एडेनोसिन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, ये शुगर क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है, ये शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, प्लस एडेनिन अगर यहां पर है तो ये अब क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडेनोसिन हो जाएगा, ठीक है, डीऑक्सी एडेनोसिन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ग्वानिन है तो ग्वानोसिन हो जाएगा, वही राइबोज शुगर होगा तो डीऑक्सीराइबोज शुगर हो तो डीऑक्सी ग्वानोसिन हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी तरह एक एडेनिन का, अगर हमने एक प्यूरिन का एग्जांपल ले लिया तो दूसरा एग्जांपल जो है ये हम किसका ले लेते हैं, ये पिरिमिडीन का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि राइबोज शुगर के साथ में राइबोज प्लस क्या होगा, अगर साइटोसिन होगा तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो कहते हैं कि इसे साइटिडीन लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, साइटिडीन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सफिक्स है वो क्या आया, DINE आया, यहाँ पर सफिक्स SINE आया, यहाँ पर सफिक्स SINE आया, ठीक है। उसी तरीके से और में अगर ये शुगर क्या होगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ में अगर क्या अटैच होता है, साइटोसिन अटैच होगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, डीऑक्सीसाइटिडीन कहा जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, पिरिमिडीन है, तो सफिक्स क्या लगेगा, DINE लगेगा। इसी तरीके से अगर राइबोज शुगर को डीऑक्सीराइबोज शुगर को थाइमिन अटैच होता है तो उसे डीऑक्सीथाइमिडीन कहा जाता है। तो वही यूरासिल जो है ये राइबोज शुगर को अटैच होता है तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे साइटिडीन सॉरी यूरिडीन कहा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है ये क्या बनेंगे, न्यूक्लियोसाइड बनेंगे। अब इस न्यूक्लियोसाइड को आकर क्या अटैच होता है, थर्ड कंपोनेंट अटैच होता है जो कि क्या कहा जाता है, फॉस्फेट कहा जाता है। तो थर्ड कंपोनेंट जो है ये क्या है, ये फॉस्फेट है, ठीक है। सो डोनर ऑफ फॉस्फेट इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जो है ये किसका काम करता है, फॉस्फेट डोनर का काम करता है। फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो है ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है, और इस फॉस्फोरिक एसिड को बाद में किसमें कन्वर्ट होता है, फॉस्फेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। यह माइनस आ जाता है तो ये क्या होगा, फॉस्फेट होगा। तो ये जो फॉस्फेट है ये क्या कहाँ अटैच कराया जाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड को अटैच कराया जाएगा, तब जाकर क्या बनेगा, ये फाइनली हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं जो हमने निकाला था। तो
तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, इसको हम पकड़ते हैं, कॉपी टू न्यू पेज कह देते हैं। ठीक है, न्यू पेज कह देते हैं। तो हमने नए पेज पे इसे कॉपी कर लिया है। अब इसको क्या अटैच कराएंगे, इसको हम अटैच कराते हैं फर्स्ट पे। अब हमें इसकी कोई चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। ठीक है, रख सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या अटैचमेंट होगी, फॉस्फेट की अटैचमेंट। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये फॉस्फेट है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन होगा। तो अगर सिंगल फॉस्फेट अटैच होगा, ठीक है, तो अब एडेनिन अटैच है, तो इसे जो है क्या कहा जाएगा, ये शुगर का नाम हम बता देते हैं, तो हमें तो पता ही राइबोज है। तो ये जो स्ट्रक्चर है किसका हो जाएगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, AMP कहा जाएगा। ठीक है, अब वही बात है, एक अटैच हुआ तो इसे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट कहा, अगर दो अटैच हो जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कहेंगे, तीन अटैच होंगे तो इसे क्या कहेंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहेंगे। और फाइनली फिर हमारे पास में क्या बनकर रेडी होंगे, ये ATP। और अगर ये राइबो शुगर की जगह पर क्या प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबो शुगर है, तो इसे DATP कहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये GTP हो सकता है और ये DGTP कहलाया जा सकता है, CTP हो सकता है और इसे क्या कहा जा सकता है, DCTP कहा जा सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, UTP हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, DTTP हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जो है ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो ये जितने भी ATP है, GTP है, CTP है, UTP है, ये राइबोज वाले फॉर्म है, तो ये किसमें पाए जाएंगे, RNA के अंदर पाए जाएंगे। जितने भी आगे आपके ये D लगे हुए, DATP, DGTP, DCTP, DTTP, ये जब न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को ज्वाइन होंगे तो इससे क्या बनेंगे, ये DNA का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, सो ये जो दो न्यूक्लियोटाइड है इनको हम ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराकर हम क्या बनाएंगे, DNA का स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन इसको हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे।